तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग जानने वाले हैं ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पार्ट थर्ड। ठीक है, कौन सा थर्ड? पार्ट थर्ड। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करने से पहले एक वर्ड है G20। G20 नाम सुने हैं? ग्रुप 20 जो रांची में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसका शिखर सम्मेलन G20। दोस्तों, इसमें 20 सदस्य देश हैं, एक समूह है, और इसका थीम पूछा जा सकता है आपको कि G20 सदस्य का थीम क्या है। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं, थीम को क्या बोल सकेंगे, या फिर इसका मोटो क्या है, थीम क्या है। ठीक है, तो देखिए, ये एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं सोचा हूँ पहले बता देता हूँ। तो इसका थीम है वसुधैव कुटुम्बकम। नाम सुने हैं? वसुधैव कुटुम्बकम G20 के थीम है। ठीक है, तो वसुधैव कुटुम्बकम इसका थीम है, और इसका मतलब होता है, वसुधैव कुटुम्बकम का मतलब होता है कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आदमी मांगे कि यार हम आपके परिवार हैं, 10,000 रुपया दे दो। वाह अरे वाह, चलो चलो, नहीं बनना होगा वैसे में परिवार। मतलब मानवता के नाते पूरा विश्व मेरा परिवार है। ठीक है, वसुधैव कुटुम्बकम, भारत की ऐसा सोच था। अब चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन सेमेस्टर 2 आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, या तो 50 क्वेश्चन आएंगे या फिर 100 क्वेश्चन आएंगे। वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे। मैक्सिमम चांस है, 90% संभावना है कि क्वेश्चन 50 ही आए। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा। पहला है कि गरीब वे लोग हैं जो नियमित रूप से गरीबी में आते हैं और जाते हैं। ठीक है, तो वे किस टाइप के गरीब हैं ये पूछा गया है। ठीक है, वे गरीब जो कि कभी गरीबी सीमा के अंदर आ गए हैं, ठीक है, फिर गरीबी सीमा के ऊपर चले गए हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग मंथन गरीब। ठीक है, कैसा गरीब? मंथन गरीब। और हमारा एक यूएनओ संस्था है, यूएनओ के अकॉर्डिंग कौन व्यक्ति गरीब है? ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वह व्यक्ति गरीब है जो दिन में $1 से कम कमाता है। $1 मतलब समझते हैं कितना रुपया अभी होता है? $1 में 82 या 83 रुपया के आसपास होता है। ठीक है, अभी यानी कि जो व्यक्ति दिन के 82 से 83 रुपया के से भी कम कमाता है वह गरीब है, अकॉर्डिंग टू यूएनओ। मतलब कि महीने का 3,000 से अगर आप कम कमा रहे हैं तो आप गरीब हैं। ठीक है, एक मोटा मोटा अनुमान लगा लीजिए। तो आप क्या हैं? आप भी गरीब हैं यार, जो वीडियो देख रहे हैं ना। दोस्तों, आप गरीब हैं, आप महीने में 3,000 से नहीं कमा रहे हैं ज़्यादा, और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गई है। दिस इज़ रियलिटी। आपको माने या ना माने, आप गरीब हैं। ठीक है, आप दूसरों के टुकड़ों पे पल रहे हैं। अब वो टुकड़ा आपका माँ बाप का है, या आपका भाई का है, या आपका हस्बैंड का है, वो डिपेंड करता है उन पे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार अपने पैरों पे कम से कम इतना तो कमाओ कि कम से कम अपना खाना पीना चला सको। सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन रियलिटी है। चलिए सीरियसली लीजिएगा ना, तो आप लोग बहुत आगे बढ़ जाइएगा ये बात को सोचकर। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की विशेषता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपुल बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो हम लोग एक भारत में वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, BPL, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। और इनको सरकार जो है अनाज देती है कोटा में। मेरा भी घर में मिलता है यार। ठीक है, हम लोग भी इसमें बाकी नहीं है। तो लाल कार्ड, हरा कार्ड, ये सब कार्ड मिलते हैं BPL परिवारों को। ठीक है, तो कर्ज का जाल होता है इनमें, बिल्कुल लगभग 80% परिवारों में जो BPL कोटा में हैं उनका कर्ज, कोई ना कोई कर्ज लिए होते हैं। लैंगिक असमानता होता है बहुत ज़्यादा, भिन्न भेदभाव होता है। अरे भाव नहीं, भिन्न भेदभाव नहीं होगा लैंगिक में। पुरुष से बेटा को जन्म दिया, अरे वाह बहुत खुशी, बेटी को जन्म दिया, खुशी ये नहीं मनाता है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य खराब रहता है। अगर फैमिली में किसी कोई बीमार पड़ गया, बड़ा बीमारी वगैरह हो गया, तो समझ लीजिए कि वो भगवान को प्यारा हो गया। 90% जो फैमिली इनकम जिनका 3,000 से कम है, ठीक है, उनका तो यही हाल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, BPL परिवारों में ये सारी समस्याएं पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि MPCE का पूरा रूप क्या है? MPCE, ठीक है, देखिए MPCE का पूरा रूप है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ठीक है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी कि एक महीने में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, मासिक प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए दोस्तों, मासिक प्रति व्यक्ति आय आप लोग की कितनी है? आप लोग तो गरीब हैं यार, फकीर हैं आप लोग ना। फकीर हैं, सही बता रहा हूँ, फकीर हैं आप लोग।
कमाते हैं? आप में से जो लोग 3,000 प्लस कमाते हैं वो तो सही है। और जब मैं BA सेमेस्टर 2 में था, जब मैं उस टाइम पे मैं कमाता था 3,000 तो नहीं, हाँ 3,000 कमाता था यार, क्योंकि मैंने 12th दिया उसके बाद से ही काम करना शुरू कर दिया था। 12th दे के ही मैं काम करना शुरू कर दिया, अपने पैरों पे खड़ा होने का कोशिश किया और अभी लगभग लगभग खड़ा हो चुका हूँ। अभी मेरा मंथली इनकम 20 to 40 के बीच में रहता है, ठीक है। चलिए, ये सब आप में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी जलें नहीं, मतलब आगे बढ़ें दूसरों को देख के प्रेरणा करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया फुल फॉर्म? MPC, मंथली पर कैपिटा इनकम, यानी कि मासिक प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। और हम लोग जो इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं उसमें हम लोग का आय लिखता है 90,000 80,000। ये क्या होता है 90,000 80,000? ये पूरा का पूरा साल का इनकम बताता है कि एक साल में आप इतना कमाएं, एनुअल इनकम, ठीक है, वार्षिक आय। उतना मासिक आय नहीं है, समझ लिए हैं। हम बोले कि यार सर हम 90,000 नहीं कमाते हैं। जब हम शुरू में गए थे आय बनाने तो बोलता है अरे ये पागल, इठो एक साल का हम लिख रहे हैं, पूरा का पूरा एक साल में तुम 90,000 नहीं कमाता है पूरा फैमिली मिलके? बोले सर उससे पार हो जाता है। तो बोला तब नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में स्वरोजगार कार्यक्रम के उदाहरण है? स्वरोजगार मतलब दोस्तों सेल्फ डिपेंडेंट, हमको कोई व्यक्ति रोजगार नहीं दे रहा, हम खुद डिपेंड हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया? तो देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का उदाहरण कौन सा है, आइए जानते हैं। पहला ऑप्शन है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है जी सेल्फ इंडिपेंडेंट का। बी नंबर है हमारा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये भी हमारा सेल्फ इंडिपेंडेंट का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर बोलेंगे कि ये और भी दोनों सही है, ठीक है, ये दोनों सेल्फ इंडिपेंडेंट है। आजकल प्रोफेशन में पूछा भी जाता है कि आप क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सेल्फ इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो जैसे अभी मुझे पूछा जाए तो मैं क्या हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि मैं जो है ऑनलाइन वर्क करता हूँ और साथ में क्या करता हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, ऑनलाइन वर्क करता हूँ यार, घर का काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है, और भी बहुत कुछ करता हूँ जो कि नहीं बता सकता आपको नेक्स्ट है हमारा, और पहले मैं पैथोलॉजी में काम करता था, ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह, ठीक है। उससे पहले सिक्योरिटी गार्ड में, उससे पहले लेबर कुली में भी काम किया हूँ मैं, कैटरिंग वगैरह में भी गया था, बहुत काम किया यार। चले नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन क्षणिक गरीब का हिस्सा है? क्षणिक गरीब दोस्तों जैसे कि कुछ टाइम के लिए वह गरीब बना फिर वह अमीर बन गया, ठीक है। तो पहला है हमारा मंथन गरीब, अभी हम लोग बात किए मंथन गरीब, वे गरीब होते हैं जो कि कभी भी कभी गरीब बन जाते हैं, कभी गरीब से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, गरीबी सीमा से नीचे हो जाते हैं, कभी BPL बन जाते हैं, कभी APL बन जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी गरीब ये भी शामिल है, बट ये तो बोलिए देगा कभी कभी गरीब। तो राइट आंसर हो जाएगा C, A और B दोनों, मंथन गरीब और कभी कभी गरीब, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ओकेजनली पुअर, कभी कभी गरीब बन जाता है। तो ऐसे कौन लोग होते हैं? और वैसे लोग होते हैं जो कि मतलब क्या बोल सकते हैं, जो अभी मिडिल क्लास में नहीं पहुँचे हैं और बिलो मिडिल क्लास में हैं, ठीक है। वो लोग कभी मिडिल क्लास में पहुंच जाता है, कभी बिलो मिडिल क्लास, ठीक है, जैसा सिचुएशन होता है, कोई बीमार पड़ गया तो बिलो मिडिल क्लास, फिर कोई थोड़ा 2 आदमी कमाने लगा तो थोड़ा मिडिल क्लास, फिर बिलो मिडिल क्लास, इसी तरह से पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वैश्वीकरण की चुनौतियाँ क्या है? तो देखिए हमारा जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है, बाधाएं कौन कौन सी आती हैं, वो चीज़ पूछा गया है। तो पहला है विदेशी श्रमिकों का शोषण, बिल्कुल आपने सुना होगा कि पेपर में यार कुवैत ले गया और वहाँ पे श्रमिकों को शोषण किया गया, फिर वे पेपर से बोल रहे यार हमें बचाओ, भारत के आदमी बचाओ ना, यही होता है, झारखंड के आदमी भी फंस जाते हैं दुबई जाके, कुवैत जाके। दूसरा है बहुराष्ट्र कंपनियों के विस्तार में कठिनाइयाँ होती हैं, बिल्कुल, बहुराष्ट्र मतलब एक राष्ट्र से अधिक राष्ट्रों में जो कंपनी स्थित है उसको बोलते हैं बहुराष्ट्र कंपनी, बहुत सारे राष्ट्रों में स्थित है, ठीक है। उन कंपनियों का विस्तार में कठिनाइयाँ है, कोई देश उसको जगह देता है बैठने के लिए, कोई नहीं देता है। निर्यात करो में उच्च शुल्क, ठीक है, यानी कि अगर आप बेच रहे हैं तो कोई देश लगा दिया कि इतना टैक्स देंगे तभी हम आपको अपना सामान यहाँ पे बेचने देंगे, तो ये भी हमारा ग्लोबलाइजेशन की चुनौतियाँ हैं। बहुराष्ट्र कंपनी का एक उदाहरण दीजिए, अमेजॉन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, ये बहुराष्ट्र कंपनियाँ हैं। तो D नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी ग्लोबलाइजेशन की चुनौतियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको पहचान करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए हमारा बी नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक देशों को ऋण देता है। विश्व बैंक जो है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और आपने न्यूयॉर्क का नाम सुना? न्यूयॉर्क गंजी शब्द में लिखा होता है न्यूयॉर्क। ये क्या है? न्यूयॉर्क, शॉर्ट में बोलते हैं न्यूयॉर्क, और पूरा अगर पढ़ना है तो न्यूयॉर्क। यह अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। जैसे भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई और राजधानी है न्यू दिल्ली, उसी तरह से अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, और सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो हमारा वाशिंगटन डीसी में है। अगर पूछा जाए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो यह हो जाएगा हमारा न्यूयॉर्क में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमारा पूछा गया है कि, और हाँ, इसमें पूछा गया था कि जो है वर्ल्ड बैंक ऋण देता है लोगों को। हाँ, विश्व बैंक जो है ऋण देता है किसको? तो केवल और केवल अपने सदस्य देशों को, जो लोग इसके सदस्य हैं उसी को, ठीक है। अपने जो सदस्य नहीं है उसको ऋण नहीं देता है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय बाजार मुख्य रूप से वैश्वीकरण के साथ एक बाजार बन गया है। तो भारतीय बाजार वैश्वीकरण के साथ एक कैसा बाजार बन गया है? तो एक जो है क्रेता बाजार बन गया है, ठीक, बायर्स मार्केटर बन गया है। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, नहीं याद होता है तो, क्योंकि लिखने में जल्दी हमारा माइंड रिकॉल कर पाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरोपीय संघ के बारे में सही नहीं है, ठीक है। यूरोपीय संघ के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये चीज़ पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, यूरोपीय संघ यूएनओ की तरह ही एक संस्था है जो कि केवल और केवल यूरोप में स्थित है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमारा पहला है कि जर्मनी जो है यूरोपीय संघ का संस्थापक है, ठीक है, यानी कि जर्मनी इज द फाउंडर ऑफ यूरोपीय संघ। तो बिल्कुल सही है जी, जर्मनी जो है संस्थापक देश है। शुरू में ही जब यूरोपीय संघ बन रहा था उस टाइम जर्मनी इसके साथ था। नेक्स्ट है, क्रोएशिया यूरोपीय संघ का नवीनतम देश है। बिल्कुल, क्रोएशिया एक देश है जो कि यूरोपीय संघ में हाल ही में सदस्यता प्राप्त किया है। अगला है हमारा कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों में माल्टा का क्षेत्र सबसे छोटा है। बिल्कुल, माल्टा एक सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के सदस्य देश अपने राज्यों की मुद्रा के रूप में यूरो का यूज करते हैं। हाँ, केवल कुछ राज्यों को छोड़कर। यूरोपीय संघ में वर्तमान में 28 या 29 कंट्री हैं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। 28 या 29 देश मिलकर एक संघ बनाए हैं, एक वो कमेटी बना लिया है अपना, मीटिंग, ठीक है। तो 28 या 29 देश मिलकर, जो कि सभी के सभी यूरोप के हैं, इन्होंने एक कमेटी बनाया है जिसका नाम दिया है यूरोपीय संघ, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, ईयू। ई ओ या यू है यार, सॉरी ईयू है, यूरोपियन यूनियन इसको बोला जाता है, ईयू, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। 28 या 29 देश हैं और इन सभी में एक कॉमन मुद्रा है। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया, और इन सभी की मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो, ठीक है, यूरो, यूरो करेंसी है। और केवल कुछ देश जैसे कि स्पेन का कुछ अलग है, और कुछ कुछ देश हैं जिनका यूरोपीय संघ की मुद्रा जो है यूरो को नहीं मानते हैं। बाकी सभी देश 24-25 को देश मानता है यूरो को, और कुछ देश जो है नहीं मानते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सही कथन है। पूछ भी लेगा कभी कभी कि कितने सदस्य देश हैं, ठीक है। अगला है, किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। यह जो है आपराधिक मामला चला सकता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? मैं बात कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, ये वाला नीचे वाला डी नंबर, यह द हेग में स्थित है। द हेग इंटरनेशनल कोर्ट। कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा सा जान लीजिए। मेन चीज़ हमें पढ़ना नहीं, जानना भी है, ठीक है। एग्जाम तो पास करना तो ही है। देखिए, पहला एक होता है सिविल कोर्ट, जो कि आपके जिला में होता है, सिविल कोर्ट, ठीक है, ये जिला में होता है। इसको हम लोग अधीनस्थ न्यायालय भी बोलते हैं, सेशन कोर्ट भी कई बार बोल लिया जाता है, ठीक है। फिर होता है हमारा हाई कोर्ट, जो कि हमारा एक राज्य में एक होता है। कभी कभी दो राज्यों का भी हाई कोर्ट एक ही राज्य में होता है, ठीक है। हाई कोर्ट, HIGH, अरे यार चलो ना, लिखना नहीं है, मैं बता देता हूँ, HIGH, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय इसको बोलते हैं। एक होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, जो कि हमारा दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और एक होता है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जब एक देश का दूसरे देश के साथ झगड़ा हो जाता है, जैसे हमारा मान लेते हैं चीन के साथ झगड़ा हो गया, पाकिस्तान थोड़ी हो देंगे हर बार कि पाकिस्तानी के साथ झगड़ा होगा, चीन के साथ भी झगड़ा हो सकता है, ठीक है। तो चीन के साथ झगड़ा हो गया, तब जो है हमारा निपटा कहाँ पे होगा? तो नहीं तो आपस में तो लड़ के मर जाएंगे
ठीक है। तो हमारा जो है मुद्दा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है। और वहाँ पे हम लोगों के पक्ष में जो है या विपक्ष में जो भी हो न्याय सुनाया जाएगा। और यह हेग में स्थित है। नीदरलैंड एक देश है, उसकी राजधानी है हेग, वहीं पे स्थित है इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बहुराष्ट्रवाद से कौन सा विचारक संबंधित नहीं है। तो बहुराष्ट्रवाद से कौन सा विचारक संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों, समीर अमीन जो है बहुराष्ट्रवाद से संबंधित नहीं है, ठीक है, समीर अमीन। बाकी ये सभी अरे ये भाई बिना खाए ढकर ले रहे हैं यार, सॉरी सुबह से मुंह में एक निवाला नहीं घुसा है, काम करके थक गया हूँ। पहले तो पानी उठा उठा के कुआं से डाला यार इतना, और अभी अचानक से फिर वीडियो बनाने आ गया। उसके बाद फिर जाना है, अभी काम करना है। चलिए आप लोग भी काम कीजिए, कम से कम 3,000 कमाइए, भिखारी लोग गरीब मतलब समझ रहे हैं दोस्तों। अगर आप फीमेल है तो मैं मान सकता हूँ कुछ प्रॉब्लम होंगी, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। और लड़का लोग तो बिल्कुल कम से कम अपना खर्चा उठाइए यार, चाहे आपके बाप कितने भी करोड़पति ही क्यों ना हो। अपने पैरों में खड़ा होइएगा ना तो एक अलग ही आवाज़ रहेगा आपका, ठीक है। विल क्वेश्चन है हमारा, विल किमलिका की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो देखिए उस पुस्तक का नाम क्या है, तो यह है मल्टी कल्चर सिटीजनशिप, ठीक है, मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप इनकी पुस्तक का नाम है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है रोहिंग्या शरणार्थी किस देश के हैं। तो आपने नाम सुना होगा रोहिंग्या मुसलमान, ये जो है दोस्तों कहाँ के हैं, तो ये हमारे म्यांमार के हैं। म्यांमार में जितने भी मुसलमान हैं इन सबको रोहिंग्या मुसलमान कहा जाता है। और आए दिन आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि रोहिंग्या मुसलमान ने के साथ भारतीय मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, मैं किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जो हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरे भी ऐसा मतलब कोई मेरा जाति किसी से यार कोई चीज़ नहीं है, समझ लीजिएगा ना, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझसे रूठ जाएं। अगला है हमारा भारतीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। भारतीय महिला आयोग, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्तमान में जो है रेखा शर्मा इसके चेयरमैन है, ठीक है। बदलता रहता है चेयरमैन, जैसा डिपेंड करता है वहाँ पे कि गवर्नमेंट की राजनीति कैसे चल रही है या फिर इसका उम्र क्या है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। तो देख लीजिएगा, अभी रेखा शर्मा है, हो सकता है चेंज हो जाए, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को हम लोग प्रत्येक वर्ष विश्व महिला दिवस मनाते हैं। कहाँ गया जी 8 मार्च, ये है 8 मार्च, 8 मार्च विश्व महिला दिवस, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में विश्व पुरुष दिवस कब मनाया जाता है, कभी नहीं मनाया जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है आचार्य विनोबा भावे की पुस्तक का नाम क्या है। तो देखिए आचार्य विनोबा भावे ने एक पुस्तक लिखी है टॉक ऑन द गीता, ठीक है, यानी कि गीता पे संवाद। ये इसको हिंदी भी नहीं कर पाया यार, गीता पे संवाद होगा, टॉक ऑन द गीता, ठीक है। और आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो भूदान आंदोलन, भूदान मतलब भूमि का दान, भू से भूमि, दान से दान, ठीक है, भूमि का दान, भूदान आंदोलन। और एक क्या जो है मैं भूल रहा हूँ, भूदान आंदोलन और एक आंदोलन है। आचार्य विनोबा भावे के सबसे पहला व्यक्ति हैं जिसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, ठीक है। और इनके नाम से हजारीबाग में एक यूनिवर्सिटी भी बनाया गया है, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स किसकी रचना है। एक पुस्तक का नाम है दोस्तों एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी जगदीश चंद्र बसु बोल रहा हूँ, केवल जगदीश चंद्र बसु तो वो हमारे साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व अहिंसा दिवस हमें मनाया जाता है 15 सितंबर को। ये दिवस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक दिवस याद रख लीजिएगा हमारा कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यूएनओ डे, ठीक है, 24 अक्टूबर यूएनओ डे। फिर पूछा जा सकता है 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। और क्योंकि इसी दिन जो है यूएनओ WHO का स्थापना हुआ था। WHO समझते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। जाइएगा, जाएंगे ना, मौका मिलेगा तब ना। आप लोग भी कोशिश कीजिए यार दुनिया घूमने का, वैसा एकदम काम कीजिए। चलिए जो भी हो, अगर आप दुनिया घूमने का सोचेंगे ना तो भारत जरूर घूम लीजिएगा, ठीक है। भारत घूमने का सोचिएगा तो अपना राज्य जरूर घूम लीजिएगा, और अपना राज्य घूमने का सोचिएगा तो अपना
जिला सब घूम पाइएगा। मतलब हो सकता है मैं टॉप पोजीशन बता रहा हूँ, उतना अगर आप कर लीजिएगा तो नीचे में थोड़ा तो आ ही जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, यूएनओ में दो प्रकार का होता है सदस्य, एक होता है अस्थाई सदस्य, एक होता है अस्थाई सदस्य। ठीक है, तो अस्थाई सदस्य हमारा कै गो है, तो ये हमारे क्या पूछा गया है, अस्थाई। अस्थाई सदस्य दोस्तों 10 गो है, और ये 2 साल के लिए रहते हैं। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अस्थाई सदस्य 2 साल के, और अस्थाई सदस्य जो है हमारा 5 गो है। ये 5 कौन कौन है, याद रख लीजिएगा। पहला है हमारा एक चीन, चाइना की नहीं बताऊँगा, चाइना चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ठीक है, चाइनीज सामान, चीन हो गया। दूसरा है हमारा फ्रांस। ठीक, तीसरा कौन है, तो यह है अमेरिका। ठीक, चौथा कौन है, तो एक है ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड भी बोला जाता है। पांचवा कौन है, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, और एक है रसिया। इसको कैसे भूल जाइएगा, भारत में भी प्रचलित है ना ये रसिया। तो रूस जिसको बोलते हैं, या पहले इसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। ये 5 सदस्य देश हैं अस्थाई। ठीक है, और इनके पास एक शक्ति है जिसको बोलते हैं वीटो पावर। वीटो पावर एक शक्ति है अस्थाई सदस्य देशों के साथ। अस्थाई पूछा जाए, नॉन जो परमानेंट नहीं है, वो 10 हैं। ठीक है, और परमानेंट कितने हैं, 5। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अभी मैंने बताया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या हेग। इंटरनेशनल कोर्ट, जब दो देशों के बीच में झगड़ा होता है तो हेग में जाके हम लोग सुधारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब खोजिए 10 दिसंबर कहाँ है, तो 10 दिसंबर हमारा यहाँ पे है। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। इसी दिन जो है एक संस्था बना था, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, और इसी कारण जो है इसको दिवस को मनाते हैं। अगला है हमारा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। एफिल टावर का नाम सुने होंगे, यहीं पे स्थित है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में। आगे देख लेते हैं। और यूनेस्को, आपने सुना है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया। विश्व क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और विश्व बोलते हैं विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। तो वो जो घोषित करता है वो यूनेस्को ही करती है। ठीक है, अगला है UNHCR का वर्तमान उच्चायुक्त कौन है। ठीक है, तो हाई कमिश्नर कौन है, UN मतलब यूनाइटेड नेशन, HCR। ठीक है, तो हाई कमिश्नर अभी कौन है, तो देखिए दोस्तों, इसके जो है अभी फिलोपी मरांडी है। फिलोपी मरांडी, मरांडी या ग्रांडी है जी, ग्रांडी है। नाम भी थोड़ा अजीब रखा है, थोड़ा अच्छा नाम लिखो यार। आगे देख लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यूएनओ के वर्तमान चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो वो यूएनओ के वर्तमान चेयरमैन दोस्तों, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। कौन है, एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो AG में शॉर्ट में लिख दिया, गुटेरस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी सम्मेलन 1992 का आयोजन कहाँ पे हुआ। तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, और यह हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में। और इस पे जो है हमारा बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया था, जिसमें विशेष रूप से ओजोन परत को जो क्षति पहुँच रहा है उस पर ध्यान दिया गया था। उसके बाद Rio+20 आया। क्या आया, Rio+20, मतलब इसमें और 20 साल जोड़ दीजिए। तो 92 में 20 साल जोड़ दीजिएगा तो कब पहुंच जाइएगा, 2012 पे पहुंच जाइएगा। तो पूछा जाता है कि Rio+20 कब हुआ, 2012 में। रियो सम्मेलन कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो में, या पृथ्वी सम्मेलन। और पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सबसे ज़्यादा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश निम्न में से कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जन करने वाला देश है चाइना। ठीक है, यही चाइनीज लोग दुनिया को परेशान करके रख दिया है एकदम साला ना। अपने खाएगा वहाँ पे क्या क्या बोलते हैं उसको, एकदम गिरगिट वगैरह, सांप जो भी है यार, और परेशान कर देता है। कोरोना वायरस वैक्सीन फैलाता है पूरी दुनिया में ना। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, तो वैसा गैस जो पृथ्वी के का तापमान बढ़ाने का काम करता है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस।
नाइट्रोजन जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ाने का काम नहीं करता है, तो यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी सभी आपके ग्रीन हाउस गैस हैं, जिसमें आपका मीथेन हो जाएगा, CH4 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का N2 होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC बोलते हैं, CFC, ओजोन इसको O3 बोलते हैं, ठीक है। मीथेन CH4। आप बोलिएगा यार आप तो आर्ट्स पढ़े फिर भी इतना साइंस कैसे जानते हैं? अरे भाई रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहा था उस टाइम पे ठीक है, तो साइंस की किताब को पूरा खा गया था, खा नहीं गया था, पढ़ा था। मतलब मैं अपना थोड़ा ज़्यादा ही तारीफ कर रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा सा पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्य में मैंने बताया है कि 17 गोल्स हैं, SDG इसको शॉर्ट में बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG में कितने लक्ष्य हैं? 17 को लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा जो है दोस्तों किससे उत्पन्न होती है? पौधों से, बिल्कुल सही है। समुद्र से, सूर्य से। तो राइट आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा जो है हमें सूर्य से प्राप्ति होता है, ठीक है। यहाँ पे यह ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सन, ठीक है। तो ये सभी गलत हैं। सूर्य राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सन से प्राप्त होती है, ठीक है। प्रथम पोषी स्तर कौन होता है? तो वह होता है हमारे हरे पौधे। इसको मैं फूड चेन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। फूड चेन कैसे होता है थोड़ा सा बता दूंगा। और इसलिए आपने एक गाना सुना होगा कि धरती मेरी माता पिता आसमान है, मुझको तो लगे, चलिए जग सा पूरा अपना वो गाना है ना, बहुत पुराना गाना है, धरती मेरी माता पिता आसमान है। तो इसलिए सूर्य को जो है हमारा पिता कहा गया है, क्योंकि वे हमारे संरक्षक हैं, और धरती को हमारी माता कहा गया है, ठीक है। आवर कल्चर, ठीक है, इंडियन कल्चर, हमारा भारतीय संस्कृति बहुत महान है और इसको हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और शाम के ऊपर मैं लाऊंगा, हो सकता है मैथ का या फिर इंग्लिश का वीडियो। PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह से। थैंक यू, बाय बाय। और जब आपका एग्जाम हो जाए तो आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें नंबर पे दिए गए सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करें, नो टेंशन हो के, जो भी होगा देखा जाएगा यार लाइफ में, ठीक है। जोहार, बाय।